Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सभी लोग? अच्छे। नीलोफर जुड़ी क्या आज? नीलोफर है क्या आप लोगों में? नहीं। क्या हुआ उसे पता किया आप लोगों ने? दीवारों से सर टकरा रहे क्या? हम आपसे बात कर रहे हैं ना? उसका फोन नहीं लग रहा था मैम। अच्छा, मतलब आपने प्रयास किया था। गुड। समय सरगम उपन्यास को देख रहे थे और कथा वस्तु हो गई थी हमारी। कथा वस्तु के साथ साथ पात्र और चरित्र चित्रण को भी, और कथोपकथन जिसे संवाद भी कहा जाता है उसे भी लगभग दे चुके थे। कौन से पेज पर आए थे, कुछ याद आ रहा है किसी को? पेज नंबर याद आ रहा है क्या? पेज नंबर याद आ रहा है क्या? नहीं मैम। क्यों क्यों? चलिए, कौन कौन जुड़ा हुआ है आज? 5 ही लोग हैं। आप लोगों ने डिस्कशन किया था क्या बाकी के लोगों के साथ? बताया था आपने उनको कि मैसेज दिया है मैडम ने, आप लोग जुड़ते नहीं हो? नहीं बताया ना किसी ने भी? चलिए, कौन पढ़ने वाला है आज? कौन है आज के टीचर? कौन है आज के टीचर? कौन है आज? मैम हम्म हमारे से आ गया है मैम। हाँ जी, हमने सभी ने पढ़ाया है मैम। आप सभी ने पढ़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई पढ़ना नहीं चाहता हम पढ़े? किसी की भी? पूनम हम्म, पूनम का बाकी है शायद मैम। पूनम। ओके पूनम, आप जुड़े हो। हाँ, बताइए बेटा, आप पढ़ना चाहते हो? मैम पढ़ लीजिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई है जो पढ़ना चाहता है? ये आप लोगों का सेमिनार है और आप लोगों को ही देना है, ठीक है? और आपका कहना है कि आप सभी। हाँ जी, मैं पढ़ूं? आपका नाम? प्रियंका सालुंके। हाँ जी, पढ़िए बेटा। वेलकम। देशकाल देशकाल तथा मेरा नाम प्रियंका सालुंके। मैं आपको समय सरगम उपन्यास में से देशकाल तथा वातावरण के बारे में बताने वाली हूँ। सूचना सोबती लिखित समय सरगम उपन्यास का देशकाल भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति को दर्शाता है। यह उपन्यास आधुनिक उपन्यास है। आधुनिक वातावरण में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए भारतीय जीवन शैली के लोगों का चरित्र चित्रण कृष्ण सोबती जी ने देशकाल के माध्यम से बखूबी चित्रित किए हैं। उपन्यास की कथा वस्तु आरण्य एवं ईशान के माध्यम से भाषा शैली वेशभूषा वेशभूषा आदि पर उपन्यास में ध्यान दिया गया है। उपन्यास की कथा वस्तु तेजी से आगे बढ़ती है, इसलिए पाठक उबता नहीं है। कथा वस्तु ही अलग होने की वजह से यह पठनीय और सरस बन पड़ी है। आरण्य पाठकों के मन मस्तिष्क पर सवार हो जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कि कल की तासिका में भी हमने आपको बताया था कि देश काल वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब देश काल और वातावरण का और उपन्यास का क्या रिलेशन है? तो जैसे आपको कल भी बताया, भारतीय संस्कृति में भारतीय जीवन शैली को यदि हम और आप लोग अपना रहे हैं, तो यदि हम छोटे छोटे कपड़े पहनकर, जीन्स पहनकर, या आप यूं कहें कि स्कर्ट मिडी पहनकर, छोटा सा हम स्लीव्स वाला छोटा सा शर्ट पहनकर आपके सामने आए टीचर बनकर,
डू यू एक्सेप्ट दिस पर्सन? क्या आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे टीचर को पसंद करोगे? नहीं मैम, क्योंकि हम नो वैसे मैम। नहीं। बिल्कुल सही। देखिए बेटा, जैसे जिस वातावरण में हम लोग ढलते हैं, जिस वातावरण में पलते हैं, जिस वातावरण में बड़े होते हैं, ओके, तो उस वातावरण का गहरा प्रभाव हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर होता रहता है। चाहे वह इंसान कोई भी हो, आप हो चाहे हम हैं, है ना। बहुत ज्यादा भड़कीले कपड़े पहन के आते हैं, ऑरेंज वाले, है ना, ऑरेंज वाली बहुत गहरे रंग वाली साड़ी पहन के आते हैं, तो आप लोगों के माइंड में ये आ जाता होगा, यार ये कि साध्वी बन के आए, गले में बहुत बड़ी सी माला पहन के आए, है ना, बालों को खुला छोड़कर बहुत बड़ी बिंदी लगाकर आए। तो भी हम लोग देखिए भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कृति में रहने वाले हम सभी लोग, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी नहीं अपनाएंगे, है ना। दो सिचुएशन हमने आपको बताए। पहली सिचुएशन ये बताई कि जो पाश्चात्य संस्कृति से रिलेटेड, और दूसरी आपको बताई जो भारतीय जीवन शैली से रिलेटेड है। फिर भी जैसे हमने आपको बताया कि एक बहुत ऑरेंज गहरे रंग की, या बहुत सारी चूड़ियां पहनकर आने वाली, उसके खुले बाल, बहुत बड़ी बिंदी लगाकर, उसके गले में बहुत बड़ा बड़े बड़े मोतियों का, या हम कहे रुद्राक्षों की माला पहनकर आए, उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं मैम। हाँ, तो जिस प्रकार अब देखिएगा कि जैसे हम दो औरतों के बीच के अंतर को देख रहे हैं, वैसे ही नारी यदि हमारे लाइफ में आती है, तो हम उस दोनों भी नारियों को आत्मसात नहीं करेंगे, लेकिन सादगी भरी जीवन शैली को आत्मसात करने वाले, सिंपल सा सोबर सा ऑफिशियल ड्रेस पहनकर, या अपनी भारतीय स्टाइल को साड़ी पहनकर, अपने बालों को ठीक ठाक ढंग से रखकर, यदि वो नारी अपने साथ आती है, बात करती है, तो ऐसे नारी को हम, ऐसे जीवन शैली को अपनाने वाली, ऐसी वेशभूषा को आत्मसात करने वाली, ऐसी केशभूषा को आत्मसात करने वाली नारी, क्योंकि देखिएगा कि महिला महाविद्यालय, और महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली सब महिला, पढ़ाने वाली भी महिला, जो हमारे महाविद्यालय की प्रधानाचार्य है वो भी महिला, तो क्या आपको किसी पुरुष का उदाहरण देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने आपको नारी का एग्जाम्पल दिया, ओके। तो जैसे ही उस नारी, दोनों नारियों के डिस्टेंस को बताया, तीसरी नारी भी हमने आपको बताई, तो भाषा शैली का, वेशभूषा का, केशभूषा का जितना मतलब हम कहें कि बाहरी दिखाने का, दिखावे का जो जितना असर हमारे माइंड पर होता है ना, उतना ही असर बेटा भाषा शैली का भी होता है। अब भाषा शैली मनुष्य की कैसे होनी चाहिए, अब नेक्स्ट आएगी ही, उसके संदर्भ में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चर्चा करेंगे। लेकिन हम यदि बात करते हैं पाश्चात्य संस्कृति की, तो जैसे एक उपन्यास है, शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, वो उपन्यास पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित है, ओके। तो जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, तो वह उपन्यास की जो नायिका है, उस उपन्यास में अधिकतर पूरा जो जीवन दर्शन है, वो पूरा पाश्चात्य संस्कृति की ओर चला जाता है। और जब हम पाश्चात्य संस्कृति को देखते हैं, तो निश्चित ही तौर पर वहां पर स्कर्ट, मिडी, या आम बात, वहां पर रहन सहन, जब हम भारतीय जीवन शैली को आत्मसात करते हैं, अपनाते हैं, तो निश्चित ही तौर पर क्या कोई भारतीय नारी आपने ड्रिंक करते हुए, हाँ भाई, अब चलता है, अब देखिएगा कि बहुत फैशन की जमाने में हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, होता है ऐसा कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तो हम चले जाते हैं किसी क्लब में, किटी पार्टी में, और फिर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते, पाश्चात्य जीवन शैली को आत्मसात करते, फिर वहां पर ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग कर, बिल्कुल आम बात। तो देखिएगा कि हर जगह पर पाश्चात्य संस्कृति को लिखते समय उस लेखक को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि पाश्चात्य संस्कृति का यदि वर्णन कर रहा है, तो वहां की वेशभूषा, वहां की केशभूषा वैसी हो। लेकिन हमारा ये जो उपन्यास है, यह उपन्यास निश्चित तौर पर भारतीय जीवन शैली के लोगों का चरित्र चित्रण करने में माहिर है, और कृष्णा सोपती जी ने उसे उस देश काल के माध्यम से बखूबी चित्रित करने का सफल प्रयास किया।
क्योंकि हम लोग देख चुके हैं अरण्या भले ही वो स्वतंत्र विचारों को अपनाने वाली है, ईश्वर पर आस्था न रखने वाली औरत दिखाई देती है, परिवार उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या भारतीय नारी के बीच में होने वाली संवेदना, भाव, अब आप कहोगे कि मैडम आप ऐसा कह रहे हो तो क्या पाश्चात्य लोगों के बीच में संवेदना नहीं होती? तो निश्चित तौर पर मेरा यह कहना होगा, पता नहीं कैसे लेकिन है, वास्तविकता है। बहुत ही कम रेयरली फैमिलीज ऐसे होते हैं कि उनका अटैचमेंट होता है अपने बच्चों के साथ, है ना। अब अब का हमारा अटें जो हम कहे कि हमारा अटेंशन है, अटैचमेंट है बच्चों के प्रति ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है हम आपको बता दें कि जैसे बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म होते ही हम 5-6 महीने नहीं बल्कि 1 साल भर तक माँ के पास रहता है। माँ घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर यदि हम कहें तो वहां पर बच्चों को जन्म देना ही बड़ी हीन कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनको एंजॉयमेंट में यह बाधा आती है। वहां पर देखिए होंगे हम लोग को कि सुबह किसी के साथ तो शाम को किसी के साथ, या हम यूं भी कहते हैं कि बच्चों के प्रति उन लोगों का अटैचमेंट ही नहीं रहता, है ना। और जब हम भारतीय जीवन शैली को अपनाते हैं तो भारतीय जीवन शैली भी कुछ इसी प्रकार की बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग फिल्मी दुनिया में चले जाते हैं और फिल्मी दुनिया को अक्सर जब अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे मन पर, मस्तिष्क पर हो जाता है। और हम यूं कहें कि इतना गहरा असर हमारे माइंड पर होता है कि हम भूल जाते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और जिस प्रकार का बर्ताव हम लोगों का अपनी बेटी के प्रति होता है, जो नहीं होना चाहिए वो होता है। देखिए कि जैसे कई फिल्में ऐसी बनी, उस आधार पर यदि हम कहें कि आज भी ऐसी फिल्मों का निर्माण वो राइटर क्यों करना चाहते हैं, इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि आज का हमारा जो वातावरण है वो इसी प्रकार का हो गया है। तो अ, कहीं ना कहीं वो जो राइटर है वो लिखने के लिए मजबूर हो जाता है इस प्रकार से, जो घटना सत्य घटनाओं के आधार पर हो जाती है कि कितना केयरिंग वो कपल कर पाते हैं। डिसोन नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनी, है ना। तो जो सत्य घटना पर आधारित है, मोटिवेशनल फिल्म है बेटा। तो यदि आपको समय मिलता है, आपकी यदि इच्छा होती है तो यह इसकी जो लिंक है, यूट्यूब वाली लिंक हम आपको छोड़ देंगे गूगल क्लासरूम पर। निश्चित तौर पर आप उस फिल्म को देखिएगा कि केयरलेस पेरेंट्स कैसे होते हैं, लेकिन केयरलेस होने के साथ साथ वो बच्ची अपने आप को किस ढंग से रखती है। बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म है आप सभी लोगों के लिए कि हम इतने अच्छे वातावरण में पल रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा, किसी के बीच में झगड़ा नहीं है, वो बहुत अच्छे से रहते हैं। वहां पर ना पाश्चात्य संस्कृति को भी दिखाया है कि जैसे पाश्चात्य संस्कृति में पति पत्नी एक दूसरे के साथ तो रहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता स्वैराचार कैसे बन जाती, इसका मार्मिक चित्रांकन उस फिल्म में किया है। एक पति होने के बावजूद सी इज नॉट सेटिस्फाइड दिस पर्सन, वो तुरंत ही दूसरे एक वो जो औरत है, वो जो माँ है, वो अपनी बच्ची को उसी जगह पे छोड़ती है और दूसरे किसी पति को आत्मसात करती है। पति इन द सेंस उसका बॉयफ्रेंड। और वो जिस होटल में चले जाते हैं ना, तो उसी होटल में दोनों रहते हैं। जैसे ही साइन करते हैं उसका ध्यान चला जाता है पति की तरफ, और फिर दोनों घर पे आते हैं। हमेशा लड़ाई झगड़ा, वो बच्ची अपने आप को कोसती रहती हैं, लेकिन जो आया है उसकी उसकी जो नौकरानी है उसके घर में रहने वाली, वो उसे प्यार देती। प्यार कितना महत्वपूर्ण होता है देखिएगा। तो वहां पर जो पाश्चात्य संस्कृति जो जिस कपल ने अपनाई हुई है और केयरलेस हो गए हैं, भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन वो जो बच्ची है जो जिन संस्कारों के साथ चलती है, आगे देखिएगा आप उस फिल्म का एंड कितना मतलब मार्मिकता से उन्होंने किया हुआ है। लेट अस गो, अब हम लोग चलते हैं कि ऐसा होता है तो जो लेखक होता है, एक्चुअल में जो राइटर होता है, उसे इन सभी चीजों को भली भांति जानना है, पहचानना है कि हमारा ये जो उपन्यास है किस स्टाइल में लिखा जा रहा है। यदि वो फॉरेन कंट्रीज को आत्मसात करता है तो राइट डाउन,
डोंट वरी, वहां पर आपको टीचर्स ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन इंडियन लाइफस्टाइल को यदि आत्मसात करते तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वहां की जो शैली है वो भारतीय जीवन शैली से तात्पर्य रखने वाली है। तो यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट जो है देश काल वातावरण, ये कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपको बार बार सचेत करवा रहे हैं, समय सरगम इस उपन्यास की तात्विक समीक्षा कीजिए। यह सवाल आपको आंख बंद करते हुए आना है, आना ही है, मतलब ये आएगा। आप इसे गेस क्वेश्चन कहो, आईएमपी कहो, वीआईएमपी कहो, और एक बार यदि आपकी आंखों के नीचे, आपकी जीवा के नीचे से, आपके कानों के नीचे से, आपके आंखों के माध्यम से, आपकी राइटिंग के जरिए, कितनी बार बोल रहे हैं देखिएगा, सुनने के माध्यम से चले जाते हैं, बार बार आपको सचेत करवा रहे हैं। जब ये सारा कार्य हो जाएगा तब आप समझोगे कि यह कार्य कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपको बार बार सचेत करवा रहे हैं कि इस प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ो, इस प्रश्नों पर चर्चा करो। न केवल हमारी चर्चा होनी चाहिए, न केवल पढ़ना मीन्स पढ़ना है, बल्कि आप ऐसे पढ़ो ताकि आपको दूसरों को समझाना आना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट आपका सभी का क्लियर हो गया? यस मैम। किसी को कोई सवाल? नहीं। पूजा जुड़ी नहीं है क्या आज? पूजा नहीं जुड़ी है क्या आज? हमारा सवाल है आप लोगों से। नहीं जुड़ी है तो ठीक है, आप में से नहीं नहीं मैम। मैम, आज जुड़ी नहीं है ना? नहीं मैम। हाँ, तो आप में से एक व्यक्ति जो भी होगा वो स्क्रीनशॉट निकाल लेगा बेटा, इसका अटेंडेंस का। ओके, और अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट निकाल कर हमारे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, हमारे पर्सनल पर डाल दीजिएगा, ठीक है? इसलिए हम बार बार आपको पूछते हैं ओके। कि पूजा नहीं आई क्या, क्योंकि ये ड्यूटी उस बच्ची की है, ठीक है? कॉल करके पूछिएगा, मैसेज छोड़िएगा, क्या प्रॉब्लम है, जग नहीं पाई, या रात को बहुत देर तक फिल्में देखे, या स्टडी की, या कुछ बुनते रहे, क्या काम किया उस। हम्म। उसी ने मुझे लिंक सेंड की मैम आज, हाँ जी। और वो खुद नहीं, उसी ने मुझे लिंक सेंड की, पूजा ने ये लिंक सेंड की। कुछ नेटवर्क का इशू होगा मैम इसका। अच्छा अच्छा, क्या क्या होगा पूछने पर? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मैम उसके वहाँ ओके, पे। नेटवर्क इश्यू होगा, कोई बात नहीं। चलिए, भाषा शैली है, अब कौन पढ़ेगा इसे? मैं पढ़ू मैम। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नेहा चौधरी। ओके, पढ़ो। नेहा, अभी तक आप नहीं जुड़ी थी बेटा? नेहा, हाँ। आप अभी तक नहीं जुड़े थे? आप कभी लेक्चर्स ना अटेंड किए आपने? नहीं मैम, मेरा बहन का नाम था दीक्षा, तो मेरा नाम नहीं आए, मैं उसी से मोबाइल से लेक्चर करती हूँ। ओके, तो आप दीक्षा नहीं हो, आप नेहा हो। हाँ, मेरी बहन का नाम है मैम दीक्षा। और जो संडे की एक्टिविटी में भी दीक्षा दीक्षा आती है, तो वो दीक्षा नहीं, आप नेहा हो। हाँ, नहीं आए हो मैम। ओके ओके। ओके बेटा, डन। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट नाउ। भाषा भाषा शैली कृष्णा जी के उपन्यासों में सृजनात्मक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। उनके उपन्यासों में भाषा की भूमिका अन्य साहित्य के रूपों की तुलना में अधिक निर्देशनात्मक होती है, जो यथार्थ की मांग करती है। उनके उपन्यास की रचना गद्य शैली में होती है। कृष्णा सोबती भाषा के प्रति अत्यंत सजगता से लिखती है। भाषा का मुहावरा, लहजा और सेवरन हर वर्ग के साथ बदलता है, ऐसा उनका मानना है। मजदूर किसान की भाषा, शिक्षक वर्ग की भाषा बिल्कुल अलग होती है। चिंतन की भाषा अपने बौद्धिक संस्कार से परिष्कृत पड़ती चली जाती है। स्थूल से सूक्ष्म भी इस प्रक्रिया में भाषा की कारमाहर जहाँ कम पड़ती है, वहाँ गहराई के तेवर ज्यादा होते हैं। समय सरगम की भाषा उस अचूक प्रयोग और सामाजिक यथार्थ को सामने लाने के लिए लिखी गई है। पात्रानुकूल भाषा पात्र के चरित्र के लिए सहायक होती है। रचनाकार इन पात्रों को
सजीव रूप में चित्रित करने के लिए पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग करता है। कथ्य के अनुसार भाषा का प्रयोग करने के लिए कृष्णा सोबती अतुलनीय क्षमता रखती है। संयम सरगम में काव्यात्मक संवेदना से युक्त भाषा का प्रयोग किया है। समय सरगम की भाषा कविता के निकट होने के कारण रोचक एवं प्रभावशाली है। इसका भाषिक मिजाज इस तरह का है। दूर सारे हुमायूं का मकबरा अपने घूमत के गोलाई में स्थित समय की धूप सेक रहा है। सर्दी की यह दुपेली गर्माहट हल्के बसे कपड़ों को छू रही है, जिन्हें की अंत नाटकीयता वह भी इतने विशाल मंच पर। यह धरती आकाश सूरज हवाएं और हम उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग भी कहीं कहीं मिलता है। समय सरगम में महानगरीय वातावरण को रूपायित करने के लिए इसलिए कृष्णा जी की हर रचना भाषा में उनकी निपुणता का परिचय देती है। भाषा यह सृजनात्मक प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और कृष्णा सोबती ने हर रचना में कथ्य के अनुरूप भाषा का चयन किया है। इसलिए हर रचना में भाषा अपनी पारंपरिक अभिव्यक्ति को तोड़कर एकदम नई व्यवस्था को ढूंढने में सक्षम साबित होती है। कृष्णा जी की भाषा के अपने तेवर है, जिसका माधुर्य और करारपन पाठकों को अभिभूत कर देता है। उनकी भाषा में एक प्रकार का तीखापन भी है और साथ में नशीला माधुर्य भी है। उनकी कला व शिल्प में एक प्रांचल साफ सुधरापन है, जिसके कारण आत्मीयता बढ़ती है। यथार्थ को लेकर चलने वाली भाषिक चित्रण उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। कहा जा सकता है कि उनके डार से भी छुड़ी नामक प्रथम उपन्यास में कृष्णा जी जिस खनकती और अंगड़ाई लेती हुई भाषा को लेकर चली, वह समय सरगम तक आते आते निरंतर विकासोन्मुख रही। कृष्णा जी ने हिंदी भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। उनके भाषा संस्कारों में जीवंतता, प्राज्ञलता, संप्रेक्षण ने हमारे समय और उनके पेचीदा सच को अवलोकित किया है। निश्चित ही कृष्णा जी ने हिंदी के आधुनिक लेखन के प्रति पाठकों में एक नया भरोसा पैदा किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे। किसने कुछ समझा? कोई आप में से बता पाएगा कि समय सरगम इस उपन्यास की भाषा ऐसी है? देखिए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं बेटा, या ऑलरेडी आप लोगों का सारा हो चुका है, लेकिन ये सेमिनार लेने का हमारा प्रयोजन केवल इतना है कि आप उन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ो, आप उनकी चर्चा करो, और जब तक आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं करोगे उस विषय को लेकर, तब तक क्लियर नहीं होगा। अब देखिए, ये प्रश्न आप लोगों का अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को शायद इसके पहले हमने बताया था, फिर से एक बार हम, आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हमारा जो नेक्स्ट वीक है उस वीक तक हम लोगों को ब्रेकआउट हो जाना पड़ेगा। ओके, तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रश्न को घर पर पढ़िए, उसकी नोट्स बनाए। नोट्स बना चुके हैं सभी लोग? यस मैम। वेरी गुड। यस देखिए, मैम। हाँ, यदि नोट्स बनाई हुई नहीं है, अभी भी समय है। आप लोगों को बार बार सचेत करवा रहे हैं कि आपकी नोट्स होनी चाहिए। हो सकता है कि नवंबर में हमारा कॉलेज रेगुलर हो जाए और उस समय में आप लोगों के पास आपकी राइटिंग हो, हम जांचेंगे हर पेज को और हर पेज के पश्चात हमारी साइन होगी। इसलिए बार बार सचेत करवा, आज हम ग्रुप पर डलवाते हैं, वो आज का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। सब लोगों से रिक्वेस्ट आप लोग, हम आपसे करना चाहते हैं कि आप सभी लोग लिखो, उसे पढ़ो अच्छे से। देखिए, इन्होंने बताया, नेहा जी ने, कि सर्जनात्मक भाषा का प्रयोग हुआ। हमने इसके पूर्व आपको बताया कि जो गद्य की या पद्य की भाषा और शैली होती है उसी पर डिपेंड होता है, क्योंकि हमने अभी तक केवल वेशभूषा को देखा, केशभूषा को देखा, लेकिन भाषा शैली को नहीं देखा, है ना। यदि हम एक वाक्य आपको बताते हैं, तो क्या वो वाक्य आपकी समझ में आया या नहीं आया, तुरंत आप एस या नो का जवाब दोगे। माली के टिकरा में साग धरे और तारपरी धरे, परी महा आदमी नो है, सारी बाजार सुनोए। डू यू अंडरस्टैंड? नो मैम। व्हाई? नो मैम। व्हाई?
क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं आप समझ पाए? ये तो हिंदी की ही बोली है। हम इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि ये जो भाषा है ये बिल्कुल हिंदी भाषा से मिलती जुलती है, लेकिन हम उस भाषा के साथ तादाद में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही होता है बेटा। यदि देने वाला वक्ता किसी अन्य भाषा में भाषा का प्रयोग करे या उसके साथ वह अपना योगदान दे और सुनने वाला श्रोता उसे न एक्सेप्ट करे, तो दोनों में समन्वय नहीं हो पाएगा, है ना। और दूसरी चीज हम आपको बताना चाहते, देखिएगा हमने आपको एक वाक्य बताया, माली की टिकरा में साग धरे, मतलब क्या कि माली की टोकरी में सब्जी रखी थी, परिमा आदमी नो है, परंतु वहां पर एक भी आदमी नहीं था और सारी बाजार सुनो, वहां पर एक भी आदमी नहीं था, सारी बाजार सुनी थी। तो देखिएगा कि जिस प्रकार हमने आपको एक वाक्य को प्रयुक्त किया, तो मनुष्य के जीवन में भाषा का अनन्य साधारण महत्व होता है। और जब व्यक्ति मतलब जो रचनाकार है वह यदि भाषा के साथ अन्य प्रकार की मुहावरे, उस भाषा को प्रयुक्त करने का लहजा, उस भाषा को किस रूप में वह एक्सेप्ट कर रहा है, किस रूप में वह प्रयुक्त कर रहा है। देखिए हम नहीं जानना चाहते कि आपको किन की भाषा बहुत अच्छी लगती है या किन की भाषा में एक बोलने का लहजा किस व्यक्ति का आपके मन, कितने लोग हैं आप लोग, कितने लोगों से पढ़ रहे हो, कितने लोगों से पढ़ रहे हो आप, हमें बताइएगा। हेलो। जी मैम। हाँ, कितने लोगों से पढ़ रहे हो, मतलब हिंदी भाषा को कितने लोग पढ़ा रहे हैं आपको? 3। हाँ, तो इतनी देर लगती है क्या? 3 लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। 3 में से तो हम एक हैं और दूसरे एसवाई को, हाँ, काव्य शास्त्र सर पढ़ा रहे होंगे, है ना। और तीसरा सब्जेक्ट कौन ले रहा है? वो देवेंद्र सर। ओके। तीनों की भाषा अलग है, तीनों का लहजा अलग है। ओके। आई डोंट नो, यू नो दैट, कि हम नहीं जानते लेकिन आप लोग जानते हैं कि किस व्यक्ति की भाषा कैसी है। अब आप तीनों की भले ही हिंदी है लेकिन तीनों की भाषाओं में डिफरेंट है, तीनों के बोलने में, तीनों के बोलने के लहजों में अंतर है। होता है ना ऐसा कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके के अनुरूप, अपने ढंग के अनुरूप बात करता है, ठीक है। तो जिस प्रकार हर व्यक्ति बोलता है, हर शिक्षक पढ़ाता है, हर शिक्षक वर्ग की अपनी भाषा होती है और वो भाषा बिल्कुल, देखिए हम अपने माइंड से कुछ नहीं बताना चाहते, यहाँ पर जो वाक्य दिया है उस वाक्य पर हम लोगों को चर्चा करनी है। क्लियर हो रहे हो? तो देखिएगा कि जैसे हर मनुष्य की अपनी भाषा, और फिर उस मनुष्य में हो सकता है कि वो एक मजदूर किसान हो, तो क्या आपको लगता है कि जैसे हमने 3 शिक्षक के वर्ग की भाषा को अभी बताया, तो आपको जिस व्यक्ति की भाषा अच्छी लगती हो, जिस व्यक्ति का लहजा अच्छा लगता हो, है ना, मतलब हर जो शिक्षक आपको उसकी भाषा के संदर्भ में अच्छा लगता, तो क्या तीनों के पढ़ाने के, तीनों की भाषा में आप डिस्टेंस मानते हो? तीनों तीनों की भाषाओं में अलग अलगता है ना कि नहीं है, एक जैसे ही बोलते हैं? नहीं मैम है। हाँ, वेरी गुड, बस यही पूछना चाहते हैं इसलिए। मैम पूजा आ गई। हाँ जी। पूजा आ गई। अच्छा, पूजा आ गए क्या? ओके, ठीक है। तो देखिए जैसे हम बोलते हैं कि हर शिक्षक वर्ग की भाषा बिल्कुल अलग होती है, तो हम हमारा सवाल था कि एक ही भाषा को 3 व्यक्ति अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो तीनों ठीक है, शिक्षक को छोड़ दो, शिक्षक को इसलिए हमने लिया क्योंकि आपकी उस पंक्ति में शिक्षक वर्ग था। ओके। और उस शिक्षक वर्ग की भाषा को आपसे परिचित करवाना है, तो 3 लोग हैं, 3 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो तीनों वर्गों की भाषा बिल्कुल अलग होती है और होनी भी चाहिए।
ओके। और जब वो तीनों लोगों की भाषा बिल्कुल अलग है, तो जैसे शिक्षकों में डिस्टेंस होता है, ठीक वैसे ही किसी एक मजदूर किसान की जो भाषा होती है उसमें भी तो डिस्टेंस होता होगा। अब घर की बोली हमारी अलग होती है, ध्यान देकर सुनिएगा कि घर की अपनी बोली अलग होती है, चाहे वो अपनी मातृभाषा के रूप में आने वाली मराठी हो, चाहे वो अपनी मातृभाषा के रूप में आने वाली हिंदी ही क्यों न हो। लेकिन घर पर जब हम लोग बोलते हैं तो अलग हिंदी में बात करते हैं, या बाहर की जो हिंदी हमारे उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में आती है। ओके। तो लेकिन यहाँ पर जो मजदूर है, जो किसान आदमी है, उसकी भाषा तो अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि वो जिस वातावरण में पनप रहा है, जिस क्षेत्र में वह पनपता है, उस किसान का एरिया अलग होता है। अब आप किसी किसान को स्कूल में जाते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए देखोगे तो उसका क्षेत्र अलग हो जाएगा। किसान किसान नहीं कहलाएगा, शिक्षक कहलाएगा। ओके। और शिक्षक, हाँ जरूर है कि शिक्षक किसान बन सकता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पेशे से भले ही शिक्षक वर्ग के रूप में चले जाते हैं, लेकिन उनके घर का जो वातावरण है वह मजदूरी का है, किसान क्षेत्र से है, मतलब वो खेती बाड़ी करते हैं, उनके परिवार के अन्य लोग करते हैं। लेकिन दिखेगा कि जब यह अंतर यहाँ पर दिखाई देता है कि डिस्टेंस को हम लोगों को पढ़ना है, बस मजदूर किसान की भाषा हो, चाहे शिक्षक वर्ग की भाषा हो, या चाहे अपने परिवार के अन्य लोग हो, उन सब की भाषा बिल्कुल अलग होती है। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? जी मैम। जी। क्लियर हुआ? किसी को कोई सवाल है? नो मैम। हाँ। अब देखिए कि जिस प्रकार मजदूर किसान की भाषा या शिक्षक वर्ग की भाषा बिल्कुल अलग होती है, तो चिंतन की भाषा अपने बौद्धिक संस्कार से परिष्कृत पढ़ती चली जाती है। जब ऐसी चिंतन वाली भाषा होती है ना, और उस चिंतन चिंतन करना यानी क्या? अपने बौद्धिक संस्कारों को आत्मसात करना। तो बौद्धिक संस्कार कहाँ से आते हैं? भाषा से आते हैं। और यही है दोस्तों कि भाषा जो है ये सामाजिक यथार्थ को सामने लाती है। कैसे? क्योंकि पात्रानुकूल भाषा पात्र के चरित्र के लिए सहायक होती है। यहाँ यदि हम श्री राम के चरित्र को उभारते हैं, दूसरी ओर यदि हम शिवाजी को उठाते हैं, एक और श्री राम है, दूसरी ओर शिवाजी महाराज है, क्या होगा? निश्चित तौर पर श्री राम की जो भाषा है वह अलग होगी और शिवाजी महाराज की भाषा अलग होगी। क्लियर हो रहा है? तो पात्र जैसा होगा, महात्मा गांधी जी को ले लीजिएगा, तो जैसा वह पात्र होगा, वह पात्र उस भाषा के अनुरूप अपने आप ढलता हुआ आगे बढ़ेगा। तो यही होता है, जब रचनाकार अपना पात्र रखता है तो उस पात्र को सजीव बनाने के लिए, उस पात्र को सजीव बनाना मतलब क्या? तो देखिए, प्रोड्यूसर जब कोई फिल्म का निर्माण करता है तो प्रोड्यूसर ये नहीं सोचकर बनाता कि हमारे पाठकों का क्या होगा, बल्कि यह सोच उसके दिल में होती है शुरू से कि नहीं, ये जो फिल्म बन रही है बस मेरे पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए ही बनी है। तो जिस प्रकार कोई नायक या नायिका मिलते हैं तो आनंद की फीलिंग हमारे मन में होती है, और जब वो दोनों बिछड़ जाते हैं, जब उसे अपनी नायिका को कैद कर दिया जाता है, नायक का एक्सीडेंट हो जाता है, नायक और नायिका मिल नहीं पाते हैं, तो वो लोग दोनों रोते, तो हम लोग क्यों रोने लगते हैं? क्या रीजन है रोने का? इसलिए रोते हैं क्योंकि हम उन पात्रों के बीच की सजीवता को आत्मसात करते हैं, पात्रों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो पात्र पात्र नहीं है, वो फिल्म फिल्म नहीं है, हमें लोग रोने लग जाते हैं। होता है क्या ऐसा? आप लोग रोए हो क्या कभी? क्या हो गया? अरे सुन रहे हो? जी मैम। मीटिंग कट गई क्या हमारी? यस मैम। मीटिंग कट गई? नहीं। हाँ, तो चलो। फिर कहाँ चले गए थे आप लोग बीच में? नहीं मैम। हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हो क्या? आप तो बात भी नहीं करना चाहते। क्या हो गया भाई? कुछ गलत कह दिया क्या हमने? कुछ गलत? नहीं मैम, सुन रहे हैं हम।
अच्छा, सुनते सुनते सो तो नहीं गिरे गए मेरे बच्चे सब? नहीं वेरी, मैम। हाँ, नींद आती होगी तो मुंह में पानी डाल दो, मुंह पर, है ना, और आपके पास में बहुत अच्छी सुंदर बॉटल रख दो जिसमें पानी ही हो, है ना, और पानी पीते जाओ ताकि आपकी नींद उठ जाए। ओके। अब देखिएगा कि जैसे पात्रानुकूल भाषा अब उसके चरित्र को अभिव्यक्त करती है, तो रचनाकार उन पात्रों को सजीव बनाने का प्रयास करता है। जैसे वह श्री राम हो या सीता मैया हो या शिवाजी महाराज हो, महात्मा गांधी हो, कबीर हो, कोई भी हो, कोई भी दुनिया का कोई भी रचनाकार जो होता है उन पात्रों को सजीव बनाने का प्रयास करता है। हमने आपको केवल एक फिल्म बनाकर आपके सामने रखवा दी कि हम लोग रोते हैं, तो क्या हम लोग रो पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि वो जो नायिका है वास्तव में वो नायिका नहीं बल्कि हम खुद नायिका का अस्तित्व, नायिका की जो भूमिका है उसे अदा कर रहे हैं। तो यही है बेटा, इसे ही हम सजीवता कहेंगे। जब हम पात्रों के साथ पूरी तरीके से तादाद में स्थापित करते हैं तो बस वो जो रचना है या वो जो फिल्म है वो सफल कहलाती है। और प्रोड्यूसर का यही एक रिश्ता होता है पाठकों के बीच में, क्योंकि रोने के लिए, रुलाने के लिए उसका मेकअप खराब हो जाएगा, जिस कारण प्रोड्यूसर उस नारी को ढेर सारे पैसे देता है। क्या हम लोगों को रोने के कोई पैसा देता है? नो नो, मैम। नहीं, हमें कोई पैसा नहीं देता, फिर भी तो हम लोग रोते हैं, फालतू में रोते हैं। तो ये जो रोना है ये पात्रों को सजीव बनाता है। जब हम उन दोनों के बीच के तादाद में को एक्सेप्ट करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो जैसे फिल्म के पात्रों की सजीवता होती है वैसे ही हमारे समय सरगम उपन्यास के पात्रों की सजीवता होती है। क्या हम लोग आपको बताते बार बार अरण्या के बारे में, ईशान के बारे में, तो क्या आपका मन उस जगह पर नहीं भटकता कि अरण्या इस समय में क्या कर रही होगी, अरण्या ने इस समय में ऐसा कहा, अरण्या ने उस समय में वैसा कहा? होता है बेटा। तो जैसे जो समय सरगम ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास में उन्होंने कौन कौन सी बातों को आत्मसात किया? तो काव्यात्मक संवेदना, जैसे कि पहले उन्होंने बता दिया कि गद्यात्मक लिखा, लेकिन हम लोग उनकी पद्यात्मक मतलब जो काव्यात्मक संवेदना है उसे भी हमने देखा। अभी अभी हम आप में से किसी ने पढ़ा था, देखिए ये आया, हमारी जनसंख्या हमारी धरती, इनकी वनस्पति और हरितिया की कौन सुरक्षा करेगा? मनुष्य। मनुष्य, मनुष्य ही परमाणु हथियार, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये जो वाक्य यहाँ पर बताया गया ये तो पद्यात्मक है। और भी ऐसे वाक्य हमने अभी अभी पढ़े, कौन है जो अस्तित्व के दबाव में नहीं? अग्नि पृथ्वी की मृत्यु से, वायु अग्नि की मृत्यु से, जल वायु